नमस्कार, नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 12वीं अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं पद परिचय, और पद परिचय में हमारा जो टॉपिक है वह है सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में हम सामान्य जानकारी प्राप्त कर चुके हैं पिछले वीडियो में कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है, एक निबंध के माध्यम से और कुछ उदाहरणों के माध्यम से हमने क्लियर कर दिया कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो संज्ञा शब्दों की आवृत्ति की समस्या को, आवृत्ति मीन्स बार बार आना, रिपीट होना, उस समस्या को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात आती है परिभाषा की कि सर्वनाम की परिभाषा क्या है। तो देखिए, बिल्कुल सीधी सी परिभाषा है, मैं बार बार उसको रिपीट कर रहा हूं, वही परिभाषा है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द या काम आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, प्रयुक्त का मतलब होता है प्रयोग में आने वाले या काम में आने वाले शब्द, प्रयुक्त होने वाले शब्द शब्दों का ही जाल है हिंदी। जिसने इसको समझ लिया, यूं समझिए कि उसका सारा कंफ्यूजन दूर। सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं, तो मैं पिछले वीडियो में आपको पूरा एक वीडियो ही उसके संदर्भ में मैंने बनाकर आपको प्रस्तुत कर दिया है। फिर भी एक स्टार के माध्यम से मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं। तो संज्ञा शब्दों की आवृत्ति, आवृत्ति कह दें, पुनरावृत्ति कह दें, बार बार आना कह दें, कुछ भी कह सकते हैं, रिपीट कह सकते हैं अंग्रेजी में यदि आप समझते हैं तो। संज्ञा शब्दों की आवृत्ति की समस्या, अब समस्या है यहाँ पर, आप एक एक लाइन को, एक एक शब्द को समझते समय समस्या यानी आवृत्ति होना ही क्या है? एक समस्या है। संज्ञा शब्दों की यदि आवृत्ति होती है तो वह क्या है? एक समस्या। और इस समस्या का समाधान करने के लिए, उसको दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखो, संज्ञा शब्दों की आवृत्ति की समस्या को दूर करने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। या फिर यूं कहें, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किया जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। परिभाषा हो गई, आपसे परिभाषा पूछे था, परिभाषा लिख सकते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है, या फिर यूं कहें संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो बिल्कुल सीधी सी परिभाषा है, आप समझ सकते हैं। सामान्य लिखा हुआ है, एग्जाम्पल्स आपको पिछले वीडियो में मैंने क्लियर कर दिए हैं सारे, कि संज्ञा शब्दों की आवृत्ति की समस्या को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात आती है हमारी आगे कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो, कितने प्रकार के होते हैं सर्वनाम? 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब 6 प्रकार के कौन कौन से होते हैं देखिए। पहला है पुरुषवाचक, या इसका दूसरा नाम है व्यक्तिवाचक।
एक ही बात है, कंफ्यूज होने की कोई गुंजाइश नहीं है। पुरुषवाचक या व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। तीसरा, बिल्कुल इसी क्रम में आपको याद करने हैं, जैसा मैं लिख रहा हूं, समझा रहा हूं, ठीक है, वही क्रम आपको याद रखना है, आसानी से आपको याद हो जाएगा। पुरुषवाचक या व्यक्तिवाचक सर्वनाम, उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक के बाद तीसरा जो नंबर आएगा वो निश्चय को आप क्या कर देंगे, अनिश्चय। तो तीसरा भी आपको क्रम से याद हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय में क्या लगाना है, ए, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीन याद हो गए। भाई 6 होते हैं, 3 हमको याद हो गए, 3 और याद करने हैं। चौथा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथा, पांचवा, सॉरी, संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्लियर। अब आप आसानी से याद कर सकते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आपको बिल्कुल हड़बड़ाने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सिस्टम से ये काम है आपका, आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। आप उल्टा सीधा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने इस तरह से इसको याद किया हुआ है। मुझे ये तरीका बहुत सीधा लगा, सिंपल लगा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं। यदि हम प्रश्नवाचक को लास्ट में ले लें, निजवाचक को पहले ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि इनका क्रम हम यही रखें, लेकिन फिर भी इस क्रम में यदि हम उसको याद रखें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना। तो देखिए, यदि आपसे पूछा जाए कि भाई सर्वनाम कितने होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। सामने वाले ने पूछ लिया कि भाई 6 प्रकार कौन कौन से, नाम बता, सुना हमको नाम, गिना हमको नाम, तो वहां दोहराने की आवश्यकता नहीं है। वो ये क्रम आप याद रख लें, पुरुषवाचक या व्यक्तिवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये हो गए 6। ठीक है। अब यदि आपसे कोई पूछे, हालांकि ये आगे कंपटीशन लेवल की बात हो जाती है, आपके लेवल की बात नहीं है, लेकिन फिर भी सर्वनाम शब्द कितने होते हैं, सर्वनाम तो कितने होते हैं, 6 प्रकार के। और सर्वनाम शब्द की यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वनाम शब्द कितने होते हैं, तो सर्वनाम शब्द होते हैं 11। भाई सर्वनाम तो 6 प्रकार के होते हैं, सर्वनाम शब्दों की यदि बात करें, कोई आपसे पूछ ले भाई सर्वनाम शब्द कितने होते हैं, तो सर्वनाम शब्द कितने होते हैं, 11 होते हैं। अब 11 कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको लिख के बता देता हूं। ठीक है ना, बाकी हम पूरा विस्तार से समझेंगे तो वहां पर हम पूरी तरह से इसको समझ जाएंगे। देखिए, व्यक्तिवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम की हम बात करें, तो पुरुषवाचक या व्यक्तिवाचक सर्वनाम जब हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे तब हम इसको पूरा पढ़ लेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको अभी यहां पर बता देता हूं कि पुरुषवाचक या व्यक्तिवाचक सर्वनाम है, ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है ना, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। 3 प्रकार हो गए पुरुषवाचक के या व्यक्तिवाचक के, तो 3 शब्द तो यही हो गए। ठीक है ना, उत्तम के लिए मैं, मध्यम पुरुषवाचक के लिए तू, तुम या आप, और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं, इस, उस, यह, वह आदि कुछ भी। ठीक है ना। निश्चयवाचक सर्वनाम जहां निश्चितता का बोध हो, यह वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जहां अनिश्चय की स्थिति बनी रहे, कोई, कुछ।
प्रश्नवाचक सर्वनाम जहां प्रश्न का बोध हो, यानी सेंटेंस को या वाक्य को किसमें तब्दील कर दे, बदल दे, प्रश्न में। कौन, क्या। संबंधवाचक सर्वनाम जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करे, जो योजक युग्म शब्द के साथ प्रयुक्त हो, या योजक जिनको हम कहते हैं, जो, और निजवाचक सर्वनाम, यानी वे सर्वनाम शब्द जो स्वयं कर्ता के लिए प्रयुक्त हों, स्वयं के लिए नहीं, स्वयं कर्ता के लिए प्रयुक्त हों, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं स्वयं। अब हम इनको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने हुए, 11 हो गए। तो सर्वनाम तो होते हैं 6 प्रकार के, और सर्वनाम शब्द कितने होते हैं, इनकी संख्या होती है 11। क्लियर है आपके सामने, ठीक है ना। पुरुषवाचक या व्यक्तिवाचक सर्वनाम है, इसके संबंध में यदि बात करें तो 3 शब्द हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के 2 हैं, अनिश्चयवाचक के भी 2 हैं, प्रश्नवाचक के भी 2 हैं, बाकी निजवाचक है, संबंधवाचक है और निजवाचक है, इनके 1-1 हैं। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से आसानी से याद कर सकते हैं। सबसे पहले 3, फिर 2 2 2, फिर 1 1। अब बात करते हैं हम सबसे पहले हमारा जो पुरुषवाचक या व्यक्तिवाचक सर्वनाम, इसके संबंध में हम थोड़ा सा विस्तृत से बात कर लेते हैं। तो देखिए, जैसा इसका नाम है वैसे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे आप कहेंगे साहब इधर पुरुष है, इधर व्यक्ति है, तो क्या ये सिर्फ जेंट्स के लिए, पुरुष वर्ग के लिए ही प्रयुक्त होता है क्या? तो नहीं। यदि आपके दिमाग में ऐसा कोई कंफ्यूजन है तो आप उसे निकाल दीजिए। हिंदी के अंतर्गत स्त्री या पुरुष दोनों ही क्या कहलाते हैं? पुरुष कहलाते हैं। चाहे वो स्त्री हो, चाहे कोई पुरुष हो यानी जेंट्स हो, चाहे लेडीज हो, दोनों ही किसके अंतर्गत आते हैं? पुरुष या व्यक्ति के अंतर्गत माने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं कंफ्यूजन हो साहब यहाँ पर हमने कोई एग्जाम में लिख दिया कि सीता, और आप कहेंगे साहब ये तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसमें सीता का क्या मतलब है? आपने सीता का उदाहरण क्यों प्रस्तुत किया? तो आपको मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूं यहाँ पर कि हमारा जो हिंदी जो हमारी भाषा है, इस हिंदी भाषा के अंतर्गत स्त्री और पुरुष यानी लेडीज और जेंट्स दोनों ही क्या कहलाते हैं? पुरुष कहलाते हैं। दोनों ही क्या कहलाते हैं? व्यक्ति कहलाते हैं। तो आप कोई कंफ्यूजन नहीं रखें। आपके दिमाग में इस तरह कोई कंफ्यूजन हो तो उसको पूरी तरह से निकाल दें। हिंदी के अंतर्गत लेडीज और जेंट्स दोनों ही क्या कहलाते हैं? पुरुष कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी अभी कर लेते हैं। देखो, तो ये जहां तक मैं मानूं कि अब तक जितना कुछ पढ़ाया गया है आपको पद परिचय या उससे पहले की भाषा से संबंधित टॉपिक्स में, आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। आप उनका बार बार रिवीजन करते रहें। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार वीडियो को देखा और उसके बाद छोड़ दिया। आप उसका बार बार रिवीजन करें, आपको सारी चीजें कंठस्थ हो जाएंगी और यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है। फिर हम क्या करते हैं, ये छोटे छोटे जो प्रश्न आते हैं हमारे दिमाग में रहते नहीं है, हम ध्यान देते नहीं है और ध्यान नहीं देने के कारण कंफ्यूज हो जाते हैं। और जब कंफ्यूज होते हैं तो एग्जाम में तो उसका गलत उत्तर लेकर आते हैं या फिर हम उसको छोड़ देते हैं। अरे क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या नहीं पूछ रहा, छोड़ो इसको। और वहां पर फिर हम एक नंबर से पीछे रह जाते हैं। इसलिए आपको पूरे ध्यान के साथ, पूरी समझ के साथ इन वीडियोस को देखना है, समझना है। और कहीं कोई समस्या है आपको तो यहाँ पर विद्यालय के नंबर हैं, आप इन नंबरों के पर संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहले नंबर का सर्वनाम है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम है पुरुषवाचक या व्यक्तिवाचक सर्वनाम।
अब देखिए, अब इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी जो परिभाषा है वो कहां से निकल कर आएगी। इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझने की आवश्यकता है। रटने का तो कोई यहां पर कोई विषय नहीं है, सिर्फ समझने का विषय है। आप इसको समझिए, ऑटोमेटिकली आपको इसकी परिभाषा है, आप खुद निकाल सकते हैं, खुद इसकी परिभाषा बनाकर लिख सकते हैं। तो समझने का विषय कहां आता है, देखिए, जैसा कि इसका नाम है पुरुषवाचक या व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जब सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं तो सर्वनाम शब्द कितने होते हैं। तो उस समय मैंने आपको बताया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसके 3 भेद होते हैं या 3 प्रकार होते हैं। और उन 3 प्रकारों के अनुसार ही मैंने यहां पर 3 शब्द लिखे थे, मैं, तू और इस, ये मैंने लिखा था। यानी इसका मतलब है कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार होते हैं, देखिए, पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि पुरुषवाचक या व्यक्तिवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 3 प्रकार हैं इसके, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब देखो, अब इसकी परिभाषा कहां से निकल कर आएगी, यहां से निकल कर आएगी। कैसे आएगी, इसको भी बड़े सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊं। देखो, उत्तम पुरुष का अर्थ होता है वक्ता। ठीक है। वक्ता मीन्स बोलने वाला कोई भी। जैसे यहां पर मैं वक्ता हूं, यदि कहीं पर आप अपने मित्रों की मंडली में बैठे हैं, अपने परिवार के बीच में बैठे हैं और वहां पर आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं, समझा रहे हैं किसी बात को, अपना पक्ष रख रहे हैं, तो आप वक्ता हैं। यदि कोई दूसरा व्यक्ति अपना पक्ष रख रहा है तो जो पक्ष रख रहा है, जो बोल रहा है, वो स्वयं वक्ता है। ठीक है। तो जो बोलता है, जो स्वयं के लिए बोलता है, वो कौन है, उत्तम पुरुष। जो ये कहता है मैं, क्या कहता है, मैं, एक वचन के लिए, और यदि कहे वह, हम, तो बहुवचन के लिए। ठीक है। ये कहे कि मैं, तो एक वचन के लिए, यदि कहे हम, तो बहुवचन के लिए। कहने का मतलब कौन है, वो वक्ता। ठीक है। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक, और मध्यम का मतलब होता है श्रोता। श्रोता का अर्थ होता है, आप खूब जानते हैं, सुनने वाला। भाई जहां एक से अधिक व्यक्ति होंगे वहीं तो वक्ता और श्रोता होगा। एक सिंगल व्यक्ति है, क्या वो दीवारों से बात करेगा? यदि वो दीवारों से बात करता है तो कोई औचित्य नहीं है उस चीज का। तो एक से अधिक व्यक्ति होंगे, 2, 3, 5, 10 कितने भी हों, लेकिन एक से अधिक होंगे तो वहां पर एक वक्ता होगा और बाकी के क्या होंगे, श्रोता, सुनने वाले। तो जो वक्ता है, जो कहने वाला है, वह उत्तम पुरुष है। जो श्रोता है, सुनने वाले हैं, चाहे दूसरा है, 2 है, 3 है, 10 है, 50 है, कितने भी हैं, वे क्या हैं, मध्यम पुरुष। ठीक है। और मध्यम पुरुष के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन कौन से आपको पता है कि यदि आप वक्ता हैं, यदि मैं वक्ता हूं, मैं क्लास में आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपसे क्या कहूंगा कि आप शांत रहिए,
आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए पर्टिकुलर किसी को खड़ा करके, या अपना कोई बहुत ज्यादा क्लोज है, बहुत ज्यादा निजी है, कोई मित्र है, तो उससे हम तू कहकर भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो, जो वक्ता संबोधित करेगा श्रोता को, वो किन शब्दों का प्रयोग करेगा? तू। ये थोड़ा सा फूहड़ लगता है, कर्कश लगता है, इसीलिए इसका एक सुधरा हुआ रूप है तुम। और ज्यादा सुधरा हुआ और व्यवस्थित, जिसको हम कह सकते हैं, जो एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाए, आप। तो वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग दूसरे व्यक्ति के लिए करे वह क्या है? मध्यम पुरुष। वक्ता स्वयं के लिए करे उत्तम पुरुष, वक्ता दूसरों के लिए करे मध्यम पुरुष। यानी सुनने वाले लोग कौन है? मध्यम पुरुष। और तीसरा है अन्य पुरुष। यानी अन्य पुरुष का मतलब होता है अनुपस्थित व्यक्ति, एब्सेंट। ठीक है, जो अनुपस्थित है, यानी दो या अधिक व्यक्तियों की वार्तालाप में वो शामिल नहीं है, चाहे वह वहां है लेकिन वार्तालाप में शामिल नहीं है, तो वह क्या माना जाएगा? अनुपस्थित यानी एब्सेंट माना जाएगा। जैसे कई बार होता है क्लास में 2 मित्र, 3 मित्रों की एक मंडली है, उसमें से एक एब्सेंट रह जाता है, तो साथी लोग और क्लास के दूसरे जो बात करते हैं उन दोनों मित्रों से कहते हैं कि भाई आज तुम्हारा साथी राम नहीं आया। तो आप लोग क्या कहेंगे दोनों मित्र मिलकर कि वह तो जयपुर गया है। ठीक है, तो जहां पर वक्ता और श्रोता, सीधी सी बात है, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता और श्रोता अनुपस्थित व्यक्ति के लिए करे, तीसरे व्यक्ति के लिए, यानी ये दोनों मिलकर, ये और ये दोनों प्लस ये दोनों मिलकर के, और इस व्यक्ति के लिए जब बात करें तो वह कौन सा सर्वनाम कहलाता है? पुरुषवाचक के अंतर्गत अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? और जब ये दोनों मिलकर, यानी मैं और तू तुम, ये दोनों मिलकर, वक्ता और श्रोता मिलकर अनुपस्थित व्यक्ति के बारे में बात करें तो किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे? वह, यह, नजदीक है तो वह, इस, उस, इन्होंने, उन्होंने, या फिर इनसे बनने वाले शब्द। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका और आपको समझाने का, आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए परिभाषा निकल कर आ जाएगी। ये मित्र हैं और एक मित्र ये है, 3 मित्र हैं, तीनों में वार्तालाप चल रहा है, यूं कहें ये दूर है, ये अनुपस्थित है। यदि ये मित्र कुछ कहता है इससे, तो ये कहने वाला कौन होगा? वक्ता। ये कौन होगा? वक्ता। वक्ता मीन्स बोलने वाला, और वक्ता का मतलब कौन होता है? कौन सा होता है सर्वनाम? उत्तम पुरुष। यानी जो कहता है वह उत्तम पुरुष। अब ये कहेगा, ऐसा तो नहीं कि दोनों एक साथ ही कहेंगे, भाई एक कहेगा एक सुनेगा, सीधी सी बात है। तो जब ये कहेगा तो ये वक्ता ये सुन रहा है, ये क्या हो जाएगा? श्रोता। और श्रोता का मतलब क्या होता है? मध्यम पुरुष। ठीक है, अब ये जब कहेगा अपनी बात को स्वयं के लिए कहेगा कि मैं कल स्कूल नहीं आऊंगा, तब तो ये उत्तम पुरुष। अब ये कहेगा कि मैं तो कल स्कूल आऊंगा, तू आएगा या नहीं आएगा? तू आएगा या नहीं आएगा? इसे संबोधित करके कह रहा था, ये सुनने वाला श्रोता है, तो ये कौन हुआ? मध्यम पुरुष हुआ। ठीक है, अब ये दोनों मिलकर बात करते हैं। ये कह रहा है कि मैं भी स्कूल आऊंगा, ये कह रहा है फिर बाद में मैं भी स्कूल आऊंगा, या फिर एक ही कह रहा है कि मैं भी स्कूल आऊंगा, तू भी स्कूल आएगा। क्या राम स्कूल आएगा या नहीं आएगा? भाई मैं भी स्कूल आऊंगा, तू भी स्कूल आएगा, राम आएगा या नहीं आएगा?
तो दोनों मिलकर क्या जवाब देते हैं कि पता नहीं यार वो तो आएगा या नहीं आएगा, कोई पता नहीं। ठीक है, तो देखिए यानी जो बोलने वाला है, अब यदि ये कहता है तो ये वक्ता, ये कहता है तो ये वक्ता, जो कहेगा वो वक्ता है, जो सुनेगा वो श्रोता है। इसने कहा, इसने सुना तो ये वक्ता ये श्रोता, इसने कहा इसने सुना तो ये वक्ता ये श्रोता, और ये कौन है? अनुपस्थित है। यदि ये दोनों आपस में वार्तालाप करते हैं तो एक वक्ता एक श्रोता और तीसरा अनुपस्थित। ठीक है, तो देखिए अब इसकी पुरुषवाचक या व्यक्तिवाचक सर्वनाम है, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वे सर्वनाम शब्द, परिभाषा क्या हो जाएगी? वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता, श्रोता एवं अनुपस्थित व्यक्ति के लिए हो। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता, श्रोता एवं अनुपस्थित व्यक्ति के लिए हो, वे पुरुषवाचक या व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या हो जाएगी? बिल्कुल सीधी सी सिंपल सी परिभाषा, जैसे हम या आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। वे सर्वनाम शब्द, क्योंकि इसमें तीन व्यक्ति हो गए हमारे, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किस किस के लिए हो? वक्ता, श्रोता एवं अनुपस्थित व्यक्ति के लिए हो। वे पुरुषवाचक या व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ये हमारे से थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, अपना ज्यादा महत्व रखता है। यदि हमारे समझ में आ गया तो बाद में फिर कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो इसकी परिभाषा, इसके जो भेद हैं या प्रकार हैं वो हमने समझ लिए हैं। परिभाषा हमने निकालना सीख लिया है कि परिभाषा कहां से आती है, किस प्रकार से निकल कर आएगी, यानी किन किन के लिए प्रयुक्त होगी। तो वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता, श्रोता एवं अनुपस्थित व्यक्ति के लिए हो, वे पुरुषवाचक या व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।